गौरी कभी अपने 7 बच्चों के साथ खतरनाक जंगल के पास रहती थी। कालू कौवा डरते डरते एक पेड़ से कुछ फल तोड़ रहा था। जल्दी जल्दी से गौरी कवि और बच्चों के लिए फल तोड़ लेता हूँ। अगर जंगल की कोई बाजें या चीलें आ गई तो वो मुझे खा जाएंगी। कालू कौवा डरते डरते कुछ फल तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। कालू कौवा फल लेकर जंगल के पास अपने छोटे से घोंसले में जाता है, जहाँ गौरी कवि अपने 4 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर देता है। कालू जी, किसी ने आपको यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं गौरी, मैं छुप छुप कर यहाँ आया हूँ, किसी ने नहीं देखा मुझे। कालू जी, पास के जंगल के जालिम पक्षियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, वरना वो जालिम चीलें हमारे बच्चों और हमें खा जाएंगी। गौरी, पता है मुझे, इसीलिए घर में आने से पहले मैं बाहर देर तक खड़ा रहता हूँ। अच्छा गौरी, तुम बच्चों को ये फल खिलाओ, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। माँ, तुम हमें बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती हो? हमें सारा दिन घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मुन्नी बेटा, अभी तुम सब बहुत छोटे हो, यहाँ बाहर हर जगह बहुत खतरा है। वो सब जालिम पक्षी तुम जैसे मासूम बच्चों को खा जाएंगे। माँ, क्या वो जालिम चीलें हमें भी खा जाएंगी? नहीं बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर कालू कौवा भी पानी ले आता है। वो सब पानी पीकर सो जाते हैं। आधी रात को गौरी कवि के 3 अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही शोर मचाने लगते हैं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना कोई जालिम चीले हमारे बच्चों को देख न ले। तभी बाहर कुछ पक्षियों की आवाजें आती हैं। ये सुनकर कालू कौवा बाहर देखता है। तभी सामने 2 गिद्दे बैठी हुई थीं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना वो गिद्दे यहाँ आकर हमारे बच्चों को ले जाएंगी। अरे भाई, अभी तो बच्चों की आवाजें आ रही थी। पता नहीं, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो पक्षी कहीं दूर चले गए हैं। चलो हम उन्हें जंगल में ही देखते हैं। गौरी, अच्छा ही हुआ कि वो जालिम गिद्दे यहाँ से चली गई। आज तो इन छोटे बच्चों ने हमें मरवा ही दिया था। अगली सुबह कालू कौवा बच्चों के लिए फल लेने जाता है और गौरी कवि घर में बैठकर अपने 7 बच्चों की रक्षा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि और कालू कौवा अपने 7 बच्चों को लेकर बाहर बैठे हुए थे। तभी दूर जंगल से वो जालिम गिद्दे उन्हें देख लेती हैं। अरे भाई, वो देखो कौवे और कौवे के बच्चे। चलो भाई जल्दी करो, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। भाई रुक जाओ, हम अभी इनका शिकार नहीं कर सकते। अगर हमने इनका अभी शिकार किया तो हमें अपना आधा हिस्सा जंगल के राजा बाज को देना होगा। लेकिन भाई, राजा बाज कहाँ है? उसे भला कहाँ पता चलेगा कि हमने इन बच्चों का शिकार किया है? भाई, हम इनका शिकार आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि कल जंगल में बाज के बेटे की शादी है। जंगल के सभी पक्षी कल राजा के बेटे की शादी पर जाएंगे और हम इनका शिकार कर लेंगे। राजा बाज ने अपने जंगल में एक कानून बनाया था कि कोई भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा। अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन शाम को गौरी कवि घर में बैठी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। अरे कालू, अभी तक घर क्यों नहीं आए? ये तो सुबह से घर से निकले हुए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? बच्चों, तुम्हारे पापा सुबह से जंगल में गए हुए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। पहले तो कभी उन्हें इतना समय नहीं लगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। नहीं माँ, पिताजी ठीक होंगे। मगर मेरा मन नहीं मान रहा। मुन्नी बेटा, तू अपने बहन भाइयों के साथ यहीं रह और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं जंगल में तेरे पिताजी को देखने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा ना खोलना। गौरी कवि पहली बार अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बाहर जाती है। तभी 7 बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कवि के छोटे 3 बच्चे रोने लगते हैं।
तभी रानू चिड़िया और मीठू तोता बाहर से गुजर रहे थे। वो बच्चों की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। मीठू भैया रुके, ये तो किसी बच्चों की आवाजें हैं। चिड़िया, तुम अपनी जान बचाओ। तुम्हें पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है। चलो यहाँ से। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोते को चीलों की आवाजें सुनाई देती हैं। मीठू भैया, लगता है वो जालिम पक्षी इसी ओर ही आ रहे हैं। मीठू भैया, ये आवाजें तो वो सामने वाले घर से आ रही हैं। लगता है वहाँ छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी जान बचाना होगी। फिर रानू चिड़िया और मीठू तोता गौरी कवि के घोंसले के पास जाते हैं। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो बच्चों, आपकी जान खतरे में है। बच्चे डरकर दरवाजा खोल देते हैं। बच्चों, आप सबकी जान को खतरा है, आप सब मेरे साथ चलो। बच्चे रानू चिड़िया और मीठू तोते के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया बच्चों को अपने घर ले जाती है। दूसरी ओर वो गिद्दे रात को गौरी कवि के घर जाती हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। भाई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है वो सब जंगल छोड़कर चले गए हैं। वो दोनों गिद्दे घर से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें कालू कौवा और गौरी कवि देख लेते हैं। कालू कौवा और गौरी कवि अपने घर जाते हैं। अरे बाप रे, कालू जी, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? लगता है उन कीटों ने हमारे बच्चों को खा लिया। गौरी कवि रोने लगती है। गौरी, चुप कर जाओ। चलो हम जंगल के राजा बाज के पास जाकर उन कीटों की शिकायत करते हैं। हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। तभी वो दोनों पास के जंगल के राजा बाज के पास जाते हैं। वो राजा को सारी बात बताते हैं। बाज राजा, आपके जंगल की गीतों ने हमारे बच्चों को खा लिया। आप हमारे साथ न्याय कीजिए, उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चुप कर जा कवि, हमने नहीं खाया तेरे बच्चों को। बाज राजा, आप इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? ये तो हमारे जंगल की है भी नहीं। हाँ बाज राजा, ये तो इस जंगल के हैं भी नहीं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम आप तक आधा हिस्सा पहुँचा देंगे। सुनो कव्वे, इस जंगल में सिर्फ इस जंगल के पक्षियों की ही बातें सुनी जाती हैं। सुनोगी तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ, इनके साथ जो भी करना है करो। फिर वो गिद्दे कौवों को लेकर अपने जंगल से बाहर चली जाती हैं। वो कौवों पर हमला करने ही वाली थीं। गिद्दे मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती हैं। आप सबने हमारी जान क्यों बचाई? मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? कवि बहन, आप चिंता नहीं करें, आपके बच्चे मेरे पास हैं। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। फिर गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। गौरी बहन, आज से आप हमारे जंगल में ही रहें, क्योंकि हमारा जंगल बहुत सुरक्षित है। हमारे जंगल की महारानी चील बहुत अच्छी है, वो हम सबकी रक्षा करती है। उस दिन के बाद से कालू कौवा गौरी कवि अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगते हैं। कबूतर भैया, पहले मुझे सब्जी दे दें, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रानू बहन, जंगल में गर्मी की वजह से बहुत से पक्षी बीमार हो गए हैं। इन दिनों सबको सावधान रहना होगा। कबूतर मामा चिड़िया को सब्जी दे देता है। गुड्डू भाई, आप देखना, मैं आपको वहाँ तक उड़कर दिखाऊंगी। तुम गिर जाओगी, तुम जरूर गिरोगी। गुड़िया उड़ती है। गुड़िया तो बहुत अच्छे से उड़ रही थी, क्योंकि गुड़िया ने अब उड़ना सीख लिया था। गुड़िया, गुड़िया वो देखो, सामने मम्मा आ रही हैं। अपनी मम्मा को आता हुआ देखकर दोनों बच्चे घर चले जाते हैं और घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करने लगते हैं। बच्चों, आप उठ जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा, शायद आपको गर्मी लग गई होगी। मामा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। आज तो मुझसे खाना भी नहीं बन होगा। अगर मेरे बच्चों को उड़ना आता तो जाकर अपनी नानों को बुला कर ले आते। ये सुनकर गुड़िया तुरंत बोलती है, मम्मा, मैं उड़ सकती हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया है। झूठ, मैंने तो आपको कभी उड़ते हुए नहीं देखा। मम्मा, मैं आपको उड़कर दिखाऊं? दिखाओ तो। फिर गुड़िया घर में ही कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे अपनी माँ को ऐसे उड़कर दिखा रही थी। अरे अरे, मेरी बेटी ने कब से उड़ना सीख लिया। मम्मा मम्मा, मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर गुड्डू भी उड़ने की कोशिश करता है, मगर थोड़ा सा उड़ने पर वो गिर जाता है। गुड़िया हंसने लग जाती है। मोटा मोटा, गुड्डू भैया मोटा।
आपको उड़ना नहीं आता। मम्मा, मैं नानो को बुला लाऊंगी। बेटी, ध्यान से जाना, किसी की लालच में ना आना, अपनी अकल और समझबूझ से काम लेना। ठीक है मम्मा। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया तो अपनी मम्मा से भी तेज उड़ रही थी। थोड़ी ही देर में गुड़िया जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। गोरी, वो देखो, सामने वो छोटी चिड़िया जा रही है, उसे लालच देकर पकड़ लेते हैं। गोरी कवि गुड़िया को आवाज देती है, छोटी चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। गुड़िया वहाँ रुक जाती है। जी कवि आंटी, क्या बात है? मेरे पास घर में एक बड़ी खिलौना रेलगाड़ी है, चलो मेरे साथ, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। और मेरे पास एक उड़ने वाला हवाई जहाज है, क्या वो भी लोगी तुम? लालच, ये मुझे लालच दे रहे हैं। मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अंकल कवि और आंटी कवि, आप यहाँ बैठे, तब तक मैं नदी से पानी पी आऊं और जल्दी वापस आती हूँ और फिर आपके साथ जाऊंगी। मेरे घर में फ्रिज है, मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी दूंगी। मगर आंटी, मेरा तो गला खराब है। बुलबुल डॉक्टर ने मुझे ठंडा पानी पीने से मना किया है। मैं नदी से ही पानी पी आती हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है और तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो कौवे भी थक जाते हैं। कालू, वो छोटी चिड़िया हमें उल्लू बनाकर चली गई है, चलो अब चले, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। वो बहुत तेज थी छोटी चिड़िया। जब गुड़िया उड़ते हुए पहाड़ों के पास पहुँचती है तो एक सूखे हुए पेड़ पर एक चील बैठी हुई थी। मेरी तो किस्मत खुल गई, आज तो शिकार खुद चल कर आया है। फिर वो बूढ़ी चील गुड़िया को आवाज देती है, चिड़िया इधर आओ, मेरे पास, मेरी बात सुनो। गुड़िया डर जाती है और चील से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चील मौसी, क्या बात है? मैंने आज अपने घर में समोसे बनाए हैं, क्या तुम समोसे खाओगी? समोसे? मुझे तो समोसे बहुत पसंद हैं। तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हूँ मैं, तुम भी तो खा कर देखो। मगर चील मौसी, मैं तो समोसे चटनी के साथ खाती हूँ। मैंने मिर्ची वाली चटनी भी बना रखी है। मौसी चील, मेरे घर में इमली की खट्टी मीठी चटनी है, मैं भागकर वो लेकर आती हूँ और मैं अपने भैया को भी साथ ले आऊंगी। खट्टी मीठी चटनी के साथ सब मिलकर समोसे खाएंगे। चील ये सुनकर खुश हो जाती है। हाँ, जल्दी जाओ और अपने भाई को जरूर लेकर आना। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ती है। गुड़िया अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। अब उसकी नानो का घर ज्यादा दूर ना था। फिर रानो चिड़िया अपनी नानो के घर पहुँच जाती है। नानो, मैं आ गई। गुड़िया बेटी, अकेली आई हो, आपकी मम्मा कहाँ है? नानो, मैं आपको लेने आई हूँ। मम्मा को गर्मी लग गई है, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा कहती है कि आप आकर हमें खाना बना दें। रुको गुड़िया बेटा, मैं अपना डंडा उठा लूँ। फिर गुड़िया और उसकी नानो एक साथ जाती हैं। जब गुड़िया की नानो और गुड़िया चील के पास से गुजरती हैं, तो डंडा देखकर चील भी चुपचाप बैठी रहती है। ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली, गई थी अपने भाई को लेने, मगर ले आई डंडे वाली नानी को। वो चील तुरंत उड़कर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया और उसकी नानो आगे बढ़ती हैं और वो अपने घर पहुँच जाती हैं। मैंने कर दिया मम्मा, मैंने कर दिया। रानो बेटा, आटा कहाँ है? माँ, सब रसोई में पड़ा है, सब्जी भी और आटा भी। फिर गुड़िया की नानो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और गुड़िया अपनी मम्मा को रास्ते की सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो बूढ़ी चील तो नानो के पास बड़ा डंडा देखकर भाग गई। बहुत अच्छा किया बेटी, जो आप उन बुरे पक्षियों की बातों में नहीं आई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी माँ ही होती है, चाहे वो सौतेली हो या सगी। मैंने तुम्हें माफ किया।